जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग ज्योग्राफी के कंटेंट को लेकर चल रहे हैं। ज्योग्राफी की हमने पिछली कुछ क्लासों में ज्योग्राफी को पढ़ाया है और उसके बाद फिर हमने मनोविज्ञान की क्लास ली है एक, और उसके बाद फिर हमने यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ, यूपी पीसीएस, होमगार्ड्स को रिलेटेड उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ाया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल है। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूँ, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादातर नॉर्मल एग्जाम में पूछी जाती हैं। पुलिस में या इसके अलावा होमगार्ड्स में, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल में, इन सब में, अमीन में एक फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं। फैक्चुअल जो होती हैं यानी कब, क्या, कौन, कैसे, इस तरह की। और जो आरओ एआरओ पीसीएस, लोअर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें डीपेस्ट चीज़ें पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश की क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु क्या है, वहाँ की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, या वहाँ की क्रॉप्स कैसी हैं, कौन कैसी हैं, फसलें कैसी हैं वहाँ की, या वहाँ का जो एक कहते हैं कि एक रीजनेबल क्षेत्र कैसा है, ये रिलीजन क्षेत्र कैसा है, वहाँ के जो सांस्कृतिक कल्चर क्षेत्र कैसा है, वो सब उसमें पूछे जाते हैं बड़े एग्जाम में। यहाँ से तो आप फैक्चुअल चीज़ें इसे कवर कर लेंगे आराम से। 50 से 60 नंबर की जीके आती है यूपी पुलिस में, पीसीएस में और ज़्यादा आती है। पीसीएस में तो 50 नंबर की पूरी टोटल हिंदी आती है और कम से कम दोनों पेपर पीसीएस में, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, दोनों ही पीसीएस के होते हैं और दोनों में सबसे ज़्यादा जीएस होती है 90 नंबर की, और वो भी स्टैटिक जी के अंदर की डीपेस्ट वाली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला तो ये मैंने लिखा है कि ये यूपी का एक मैप मैंने बनाया हुआ है, दूसरा वो बना हुआ है आपके पास सामने मैप में। तो यहाँ से शुरू करता हूँ। भंवर क्षेत्र क्या है? भंवर क्षेत्र बिजनौर और सहारनपुर के एरिया को भंवर क्षेत्र के रूप में जानते हैं और इससे नीचे वाले इलाके में भी यहाँ भंवर क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि जब गंगा का पानी इसमें एंट्री करता है गड्ढे के रूप में, तो इस गड्ढे की वजह से आसपास की जो मिट्टी होती है वो भी गीली हो जाती है टोटल, यानी जो सूखी मिट्टी होगी वो भी गीली हो जाएगी। इसे ही भंवर क्षेत्र कहते हैं। यानी जैसे आपके पास कोई गीला कपड़ा हो और आपने गीले कपड़े को सूखे कपड़े में डाल दिया हो तो वो सूखे कपड़े भी गीले हो जाएंगे उस कपड़े की वजह से। इसे ही भंवर क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र साल के 365 दिन, 52 सप्ताह, 7 दिन और 24 घंटे और हर मिनट तर रहता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है उत्तराखंड और दूसरा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। आप देखेंगे ना, जब कभी उत्तराखंड कभी जैसा आप जाते हो तो आप देखते हो कि सारे वहाँ पत्थर ही पत्थर हैं और ऊपर की तरफ पेड़ पौधे, ऊपर पेड़ पौधे, इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं ऊपर के, सूरज का प्रकाश भी नीचे नहीं आ पाता। पहाड़ियों पर बने हुए हैं सब, पेड़ पौधे भी पहाड़ियों में उगे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी इलाके से उत्तराखंड के पानी आ सकता है, किसी भी इलाके से, चाहे वो ऋषिकेश हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, या वो कोई सा भी हो सकता है वो उधर से, क्योंकि वो, और कभी भी वहाँ पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी पत्थर नीचे आ सकते हैं, वहाँ पर भूमि नीचे आ सकती है, क्योंकि हिमालय पर्वत 70% मिट्टी का बना हुआ है और नया पर्वत है बिल्कुल एकदम दुनिया का। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए तराई क्षेत्र है। अक्सर आपने देखा होगा ऋषिकेश, हरिद्वार और चमोली, ये सब इधर के आसपास के ज़िलों में क्या होता है, कभी भी पहाड़ी नीचे आ जाती है और सड़कें जाम हो जाती हैं। सड़कों को बड़ी मुश्किल से भी निकालना पड़ता है, सही से करना पड़ता है। हिमाचल में देखो, पूरी हिमाचल में ज़िले में, मंडी में देखो क्या होता है। हिमाचल की मंडी में, मंडी एक ज़िला है वहाँ पर हिमाचल में, पूरा के पूरा हिमालय पर्वत, यानी जो कहते हैं उसके जो टुकड़े होते हैं वो रंशन होकर नीचे आ जाते हैं हिमालय पर्वत के, क्योंकि नवीन पर्वत है, टूटता है, फूटता है, बनता है, फिर आ जाता है। इसीलिए वो एक संवेदनशील इलाका है, यानी रहने का इतना मजबूत इलाका नहीं जैसे कि यूपी है। तो ये गंगा का मैदानी इलाका है, यानी गंगा जब यहाँ एंट्री करती है तो ऐसे आती है पूरी धारा के रूप में, और जब धारा के रूप में आती है तो इसका पानी 5 वितरिकाओं के रूप में बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, यानी मेरी बाएं हैं, ये मेरी बाएं को आप गंगा मान लो, गंगा की नदी मान लो इसको, यानी एक धारा के रूप में। और इस तरह से जैसे ही नदी आएगी ऊपर की तरफ को होती हुई, तो यहाँ मेरा हाथ है ये, और ये मेरे हाथ की 5 उंगली इस तरह से हैं, इस तरह से जैसा आप देख रहे हो, ये हाथ और ये हाथ की हथेली, और ये जब हथेली पे यहाँ पर गंगा का पानी आएगा तो 5 उंगली की तरफ फैल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जगह है, कोई इसी जगह खेत में है, कोई ऐसा ऊंचा इलाका है आपका, और ऊंचे इलाके से आप पानी बरसा रहे हो, पानी को नीचे को डाल रहे हो, तो पानी की जो फुहारें होंगी वो कई रूप में बढ़ जाएंगी, कई धाराओं में बढ़ जाएगा। यानी जैसे बड़ा आप पानी लगाते हो तो बड़े का ढलान कभी नीचा होता है, कभी ऊंचा होता है, तो बड़े में से पानी कभी नीचे कट जाता है, कभी इधर कट जाता है, कभी दायां कभी बायां। यानी इसी तरह से जब पानी ऐसा आएगा, ऐसे करके सीधे होके, तो इसका पानी इस तरह से 5 धाराओं में बढ़ जाएगा, यानी इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, यानी 5 रूप में बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं वितरिका।
और इसी को बोलते हैं मैदानी इलाका। यानी इसी इलाके की वजह से जो आसपास का जो एरिया होता है कृषि के लिए सबसे बढ़िया होता है, उपयोगी होता है। जब गंगा का पानी मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो वहाँ की खेती भी अच्छी होती है, क्योंकि पानी में जब लोग समरसेबल करते हैं, बोरवेल करते हैं, तो उसका पानी एकदम आराम से ऊपर आ जाता है, क्योंकि नदियों का पानी है वो सब भित्रिका ग्रुप में बटा हुआ होता है और खेती के लिए सबसे बढ़िया होता है। तो इधर के इलाके में हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी आती है, नीचे गोरखपुर का एरिया आता है इधर को ये, और जो सबसे बढ़िया होता है गोरखपुर का एरिया जलोढ़ मिट्टी के लिए, गेहूँ की उपज के लिए सबसे बढ़िया गेहूँ होते हैं इधर के एरिया की तरफ। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूँ होते हैं। आप देखेंगे बांगर खाद्र, बांगर मिट्टी का मतलब होता है कि इधर गन्ने का पोर्शन है टोटल ये, क्योंकि गन्ने के लिए कैसे ही मिट्टी अच्छी चाहिए। अब कपासी मतलब जैसे कहते हैं कि हम लोग बांगर यानी एक पुरानी मिट्टी जो होती काली वो मिट्टी चाहिए, तो उसकी वजह से यहाँ का जो एरिया वो पूरा गन्ने का हो जाता है। ये तराई क्षेत्र होता है, ये पहाड़ी, और ये अब जिसे कहते हैं कि हम लोग वन, यानी ये वन क्षेत्र हो जाता है, उत्तराखंड वाला जिसे बोलते हैं हम लोग ये। यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं कि शंकुधारी वन पाए जाते हैं, एक तरह से खड़े वन कैसे कह सकते हैं हम लोग इधर के इलाके में। कभी भी ये वन जो हैं नीचे के इलाके में खिसक आएंगे एकदम से, तो यहाँ के जो घर बार होते हैं वो सब नीचे दब जाते हैं भूस्खलन की वजह से। और इस जलोढ़ मिट्टी के पास में जो रहने वाले लोग होते हैं वो भाट, करेल और खादर होते हैं। यानी यहाँ के लोगों का एक रहन सहन होता है जो यहीं के लोगों के लिए होता है। भाट, करेल और खादर वो लोग इन्हीं एरियो में यहाँ की ही जलवायु में बसे होते हैं, और यहाँ पर वो अपने गेहूँ की खेती करते हैं और फिर उसी में वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद नीचे का इलाका ज़्यादा विंध्यांचल आता है। विंध्यांचल एक पहाड़ी है, तो पहाड़ी का मैदान है ये, और ये इलाका भी सोनभद्र का यानी कोयले का ऐलान है। हम इसे कहते हैं कोयला, यानी एक तरह का हम इसे कह सकते हैं कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि सोनभद्र की वजह से कहेंगे हम लोग। सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है, और उत्तर प्रदेश में सिंगरौली यहाँ पर एक खदान है कोयले की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है, कई बार आ चुकी है एग्जाम में। तो ये कोयले क्षेत्र को विंध्यांचल जिसे कहते हैं, यहाँ पर हम लोग कोयला क्षेत्र के रूप में फेमस है। ये वेस्टर्न प्लेन, ये सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन, ये साउथ वेस्टर्न प्लेन, और ये मध्य पश्चिमी क्षेत्र बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत। यानी ये वो क्षेत्र है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा NaOH की मात्रा पाई जाती है। NaOH का इसका मीनिंग्स होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षार वाला पानी पाया जाता है। आप इसको नहीं पी सकते। और बिहार में जो पानी आर्सेनिक का पानी पाया जाता है बिहार के अंदर, और बंगाल में भी आर्सेनिक का पानी यानी पाया जाता है, और उसकी वजह से आप जानते हैं क्या हो जाता है वहाँ पर एक तरह की बीमारी हो जाती है वो पानी की वजह से, वहाँ की त्वचा में रोग हो जाता है। क्षारीय मृदा हरा पानी होता है इसको, और ये यूपी में मेथी के लिए भी सबसे उपयोगी फसल मानी जाती है। यानी क्षार का मतलब ये होता है कि जिसमें OH के आयंस ज़्यादा हों, सोडियम की मात्रा और हाइड्रोक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो। और मेथी यहाँ की एक उपयोगी फसल के रूप में जानी जाती है, जो कि लोग करते नहीं हैं यूपी में। प्रदेश का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ, यानी सीनोजोइक महाकल्प की प्री कैम्बियन युग में हुआ। गोंडवाना भूमि का प्राचीनतम भाग है उत्तर प्रदेश, जिसे कहते हैं हम लोग। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान है, जैसे मैंने आपको समझाया। और भंवर तराई क्षेत्र है, यानी भरा हुआ क्षेत्र पूरा नदी उस गंगा के पानी से। कभी भी बाढ़ किसी भी क्षेत्र में जा सकती है, आ सकती है। ये कोई निश्चित नहीं है कि किसी टाइम आएगी। जब भी उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तभी आसपास के जिले अपने आप डूब जाएंगे पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से। दक्षिण का पठार आप जानते हैं विंध्यांचल के रूप में है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के उत्तरी भाग में भाबर क्षेत्र पतली पट्टी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये पतली पट्टी के रूप में होता है इस तरह से, यानी एक दराज के रूप में होता है इस तरह से। और जो गंगा का पानी छोटी छोटी भित्रिकाओं में शाखा के रूप में इधर से इधर और इधर से इधर बढ़ता रहता है। मतदाता सूची में सबसे बड़ा जिला संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। बिल्कुल है, गाजियाबाद का क्षेत्रफल बहुत कम है, जिसकी वजह से वहाँ बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और ऊपर मतलब इतना घना क्षेत्र है वो कि उसे हम छोटा दिल्ली भी कह सकते हैं, छोटा NCR भी कह सकते हैं। राज्यसभा सीटें 31 हैं, लोकसभा सीटें 80 हैं। पहला राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 25/2/1968 को लगा था, यानी आज़ादी के दौर के बाद की बात कर रहे हैं। ये अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार शासन लग चुका है राष्ट्रपति का, सबसे ज़्यादा लग चुका है यूपी में। वैधानिक नगर यानी जिसमें विधायिका की गणना की जाती है वो कितने 648 है। 18वां संभाग मंडल है अलीगढ़, जिसको बनाया गया था। और संभाग मंडल आप जानते हो जहाँ कम से कम 4 जिलों को जोड़कर ही किसी को संभाग मंडल बनाते हैं। अप्रैल 2008 में
संभाग मंडल को बनाया गया था। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। एक अभी योजनाबद्ध है, अभी बनाया नहीं गया है। कल्याण सिंह नगर के रूप में ये एक प्रस्तावित है लेकिन बनाया नहीं गया, अभी इसकी घोषणा हुई है बस। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351 है। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। जनसांख्यिकी के नगर पंचायत कितनी? 545 है, ये भी 2015 की रिपोर्ट के अनुसार जनसांख्यिकी के। और ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 826 है। ग्राम पंचायत कितनी? 57,702 हैं। आबाद ग्राम कितने हैं? 57,814 हैं। और कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774 हैं। और महिला सीट की यहाँ पर बात करें तो 100 में से 33% महिलाओं को सीट का आरक्षण मिला हुआ है। यानी हम देखें तो किसी भी काम में महिलाएं उनको आगे लाने के लिए, उनके डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी उन्नति के लिए या उनके कार्यभार के लिए या उनको समाज में आगे प्लेटफॉर्म अच्छा देने के लिए ही महिलाओं को 33% रिलीफ दिया गया है। और ये अच्छी बात भी है।